शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। जैसे कि हमने पिछली बार जो हमारी पहली इकाई है और उसमें का जो हमारा चौथा 4 पूरक पठन है मन, इसके बारे में हम सविस्तर रूप से अध्ययन कर रहे हैं। यह दुनिया की सबसे छोटी कविता मानी जाती है और इसकी विधा है हाइकू। तो इस कविता में जैसे कि हमने कल भी कुछ इस पूरक पठन के या फिर इस कविता की जो कुछ पंक्तियाँ हमने देखी और इसमें कवि ने 3-3 पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से पिरोया है। जैसे कि हमने पिछली बार जो हमारा पन्ना नंबर 15 है उसमें का जो एक पंक्ति थी, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल प्रेरणा देता। यहीं पर हम पिछली बार रुके थे कि गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। तो यहीं पर हम पिछली बार रुके थे। मतलब हर पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से यहाँ पर उन्होंने उसका मतलब विकास परिहार जी ने इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है और यही हम देख रहे थे। तो आज हम जहाँ हम कल रुके थे वहीं से आगे आज हम बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा मतलब यहाँ पर उसका मतलब क्या हुआ? कुंठा मतलब घोर निराशा। कुंठा का मतलब क्या होता है? घोर निराशा। जैसे कि अंग्रेजी में कहा जाता है फ्रस्ट्रेशन या फिर निराशा, ऐसा भी उसका मतलब होता है। घोर निराशा, कुंठा मतलब घोर निराशा। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर, कि जब हम बहुत दुखी होते हैं तो अपने आप हमारी आँखों से पानी बहने लगता है। यही यहाँ पर जो कवि है विकास परिहार जी बताना चाहते हैं कि भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर, कि जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। कि जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की जो घोर निराशा है, घोर फ्रस्ट्रेशन है, वह जो हमारे नयन है, मतलब हमारी जो आँखें हैं, वह नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। ऐसा हमें समझना चाहिए कि जब हमारी आँखों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि हमारी मन की जो घोर निराशा है, वह घोर निराशा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। ऐसा हमें समझना चाहिए। ऐसा यहाँ पर जो कवि है विकास परिहार जी इस पंक्ति के माध्यम से हमें बताने का यहाँ पर प्रयास किया है कि भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर, कि जब नेत्रों से आँखों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए, यह समझना चाहिए कि हमारी मन की जो घोर निराशा है, वह निराशा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। ऐसा हमें समझना चाहिए। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से धुल गए विषाद का मतलब भी यहाँ पर जो आपकी किताब है वहाँ पर भी दिया हुआ है। विषाद का मतलब सैडनेस, ऐसा उसका मतलब होता है। दुख ऐसा मतलब होता है, या फिर आपकी किताब में भी उसका मतलब यहाँ पर दिया हुआ है विषाद का अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। कि जब हमारी जो होप्स होते हैं, मतलब जो आशा होती है, अपेक्षा होती है, अभिलाषा होती है, वह पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद, शोक, दुख, तो उसे क्या कहा जाता है? विषाद कहा
जाता है। तो खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, कि यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि जब हमारी आँखों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल से मन का संपूर्ण जो भी अभिलाषा है, जो भी विषाद है, वह विषाद धुल गया है और मन पहले के समान क्या हो गया है, पावन हो गया है। पावन हो गया है मतलब होली हो गया है, पवित्र हो गया है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और यही इस पंक्ति के माध्यम से जो कवि है वह कवि हमें यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा है, विकास परिहार जी, कि खारे जल से धुल गई विषाद मन पावन। जब हमारी आँखों से अश्रु बहते हैं, आंसू बहते हैं, तो यह हमें मानना चाहिए कि आँखों के खारे जल के साथ साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और यही यहाँ पर विकास परिहार जी हमें इस पंक्ति के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी विषा, कि मृत्यु को जीना जीवन विष पीना ये है जी विषा। जी विषा का भी मतलब यहाँ पर जो आपकी किताब है उस किताब में भी इसका मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, जी विषा विल टू लिव। अंग्रेजी में हम उसे कह सकते हैं विल टू लिव, मतलब जीने की इच्छा, जीने की इच्छा। या फिर आपकी किताब में भी उसका मतलब यहाँ पर दिया हुआ है जीवन के प्रति आसक्ति, जीवन के प्रति आसक्ति या फिर जीने की इच्छा, जीने की इच्छा, या फिर हम अंग्रेजी में कह सकते हैं उसे विल टू लिव, विल टू लिव। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी विषा, मतलब यहाँ पर हर मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियाँ हैं। विष का मतलब यहाँ पर कवि ने क्या लिया है, परेशानियाँ, चिंताएं, ऐसा उसका मतलब कवि ने यहाँ पर लिया हुआ है। और है अप्रिय प्रसंग, ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना, मतलब परेशानियों का, चिंताओं का और अप्रिय प्रसंग का सामना करते रहना हमारी जी विषा का क्या है, परिणाम है। और यही इस पंक्ति के माध्यम से कवि विकास परिहार जी हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी विषा, मतलब प्रत्येक मनुष्य के, हर एक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियाँ, चिंताएं और अप्रिय प्रसंग है। ऐसे में जो हमारा जीवन है, इस जीवन में इन सारी अप्रिय प्रसंगों का मतलब परेशानियाँ, चिंताएं, अप्रिय प्रसंग, इन सभी का हमारे जीवन में जीवन व्यतीत करते हुए इन सब का सामना करते रहना हमारी जी विषा का क्या है, प्रमाण है। जी विषा का यही प्रमाण है कि अगर हम जीवन व्यतीत करते हैं तो जीवन व्यतीत करते हुए हमें बहुत सारी जो परेशानियां है, चिंताएं हैं और अप्रिय प्रसंग है, इनका हमें हिम्मत के साथ उनका क्या करना चाहिए और सामना करना चाहिए। और यही हमारी जी विषा का प्रमाण है। और यही इस पंक्ति के माध्यम से जो कवि है विकास परिहार जी यहाँ पर हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगला पन्ना देखो, पन्ना नंबर 16। इस पर जो कुछ बची हुई जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों के बारे में अब हम सविस्तर रूप से अध्ययन करेंगे। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें, कि मन की पीड़ा छाई बादल बरसी आँखें, कि जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है, यह तो हम सभी को मालूम है। और यही यहाँ पर जो कवि है विकास परिहार जी इस पंक्ति के माध्यम से हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आकाश में बहुत
बादल होते हैं तभी क्या होती है, बरसात होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। कि जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं या फिर कोई हमें बहुत दुख देता है, उससे हमें दुखी हो जाते हैं तो अपने आप हमारी आँखों से आंसू बरसने लगते हैं। और यही यहाँ पर जो कवि है विकास परिहार जी हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। कि जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है, तभी बरसात होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा मतलब वेदना, दुख बहुत गहरा हो जाता है, गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। कि जब जो चिंताएं है, जो पीड़ा है, वह पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारी आँखों से जो आंसू है वह आंसू अपने आप बरसने लगते हैं। कि मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें चलती सात पटरिया रेल की फिर भी मौन। मौन मतलब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, शांत। ऐसा ही उसका मतलब हम लेंगे, शांत। मौन मतलब शांत, मतलब कुछ ना बोलना। चलती सात पटरिया रेल की, पटरिया मतलब द ट्रैक, जैसे कि हम अंग्रेजी में कहेंगे ट्रैक, जिस पर जो रेल है वह रेल चलती है, उसे क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में ट्रैक कहा जाता है और हिंदी में पटरिया कहा जाता है उसे। चलती सात पटरिया रेल की फिर भी मौन। कि रेल की पटरिया चिरकाल से साथ चल रही है परंतु वे सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। कि जो रेल की पटरिया है वह बहुत सालों से या फिर चिरकालीन से या फिर अनंत काल से साथ में ही रहती है लेकिन वह कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करती। देखा है आपने कि जो रेल की पटरिया है वह रेल की पटरिया कभी एक दूसरे से बात करते हुए या फिर एक पटरी के साथ दूसरी पटरी एक साथ हो जाती है, उसके नज़दीक चली जाती है बात करने के लिए, ऐसा कभी आपने देखा है? कभी नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो कवि है वह कवि हमें कहना चाहते हैं कि चलती सात पटरिया रेल की फिर भी मौन। कि रेल की पटरिया अनंत काल से साथ चल रही है परंतु वे सदा मौन रहती है, सदा शांत रहती है, वे एक दूसरे से कभी बात नहीं करती है। अगर हमारे जीवन में कितने भी खेद आए, कितने भी दुख आए, कितना भी सैडनेस आए तो हमें उससे परेशान नहीं होना चाहिए। उसका हमें क्या करना चाहिए, डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। यही इस पंक्ति के माध्यम से हमें विकास परिहार जी बताने का प्रयास कर रहे हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट मतलब आड़ म्हणजे आडोशाला। जैसे की हम मराठी में कहते हैं की जैसे जेव्हा आकाशामध्ये खूप ढग असतात त्यावेळेस आपल्याला आकाशामध्ये दिसणारे जे तारे आहेत ते तारे आपल्याला कधीच दिसत नाहीत। ऐसा ही कुछ यहाँ पर जो कवि है विकास परिहार जी यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सितारे छिपे बादलों की ओट मतलब आड़, ओट में सुना आकाश। कि सितारे आकाश का क्या होता है, श्रृंगार होता है, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की आड़ में छिपे आकाश सुना हो जाता है, ठीक इसी प्रकार के कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन क्या हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। जैसे कि जो सितारे होते हैं वह सितारे बादलों की ओट में छिपे तो आकाश क्या हो जाता है,
सुना हो जाता है। और उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह अत्यंत क्या होते हैं, प्रिय होते हैं, और उनके चले जाने से या फिर विमुख हो जाने पर मानो हमारा जो जीवन है वह जीवन निरर्थक हो जाता है, सुना सुना हो जाता है। जैसे कि हमारी बहुत प्रिय व्यक्ति होती है और वह अगर हमसे दूर चली जाती है या फिर कुछ वजह से वह हमसे दूर हो जाती है या फिर विमुख हो जाती है, तो हमें बहुत ही बुरा लगता है, या फिर हमारा जो पूरा जीवन है वह पूरा जीवन ही निरर्थक हो गया है, ऐसा हमें लगने लगता है। जैसे कि जब कि जो सितारे होते हैं वह सितारे बादलों की ओट में छिप जाते हैं तो आकाश सुना हो जाता है। उसी प्रकार कि हमारे जीवन में भी कुछ लोग बहुत ही प्रिय होते हैं और उनके चले जाने पर या फिर विमुख हो जाने पर हमारा जो जीवन है वह जीवन भी क्या हो जाता है, विमुख हो जाता है, सुना हो जाता है। यही कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि हर एक के जीवन में ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं कि जो बहुत ही प्रिय होते हैं, जैसे कि माता पिता या फिर बहन भाई या फिर और कुछ दूसरे भी व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो हमारे जीवन में बहुत प्रिय होते हैं। अगर वह हमसे दूर चले जाते हैं या फिर विमुख हो जाने पर हमारा जो जीवन है वह जीवन बहुत ही पीड़ादायी बन जाता है। यही हमें इस पंक्ति के माध्यम से जो कवि है, जो विकास परिहार जी, हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा सितारे बादलों की आड़ में छिपे आकाश सुना हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन है। अगली पंक्ति यहाँ पर दी हुई है, देखो। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, कि तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कि कवि के अंदर एक अनोखी क्या होती है, एक अलग ही शक्ति होती है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वे क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। मतलब यह जो कविता है विकास परिहार जी की तीन पंक्तियों में, तीन छोटी पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं का यहाँ पर सुंदर ढंग से पिरोया है। और किस लिए इन्होंने तीन पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से पिरोया है, क्योंकि इन्हें मतलब विकास परिहार जी को यह जो पूरक पठन है या फिर यह जो कविता है या फिर यह जो हाइकू है, इसके माध्यम से कवि समाज में परिवर्तन ला सकता है इस कविता के माध्यम से। इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। मतलब जो कवि है वह कवि के अंदर अनोखी शक्ति होती है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वे गीत क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी जो रचना है हाइकू, इसके माध्यम से समाज में परिवर्तन ला सकता है। जैसे कि पुराने गीत आज भी हमें ज्ञात है, हमें मालूम है, और कभी कभी हमें फुर्सत मिलती है तो वह पुराने ज़माने के जो गीत है वह गीत आज भी हम अपने आप गुनगुनाने लगते हैं। और यही यहाँ पर जो कवि है वह कवि इस पंक्ति के माध्यम से, लेकिन कवि इस पंक्ति के माध्यम से समाज में परिवर्तन ला सकता है। इस कविता के माध्यम से कवि समाज में परिवर्तन ला सकता है। इसीलिए तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। अमर हुए मतलब वह गीत हमें हमेशा ही हमें ज्ञात रहता है और हम कभी भी गुनगुनाने लगते हैं। तो वे गीत तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, की कवि के अंदर अनोखी शक्ति होती है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी इस कविता के माध्यम से समाज में
परिवर्तन ला सकता है। इसके बाद यहाँ पर आखिरी पंक्ति दी हुई है कि सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, कि सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। ऐसा यहाँ पर क्यों कहा है कवि ने, विकास परिहार जी ने ऐसा क्यों कहा है? वास्तव में तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सागर में बहुत तो सारा पानी होता है और उसमें ही मछली रहती है, तो कवि ऐसा क्यों कहते हैं? यही हमें इस पंक्ति के माध्यम से देखना है कि सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। मतलब सागर में बहुत सारा पानी होता है, परंतु वह क्या होता है? खारा होता है, और उसके वजह से वह बहुत सारा पानी होने पर भी वह सागर में रहने वाली जल राशि पीने योग्य नहीं होती। यह तो हम सभी को मालूम है कि सागर में बहुत सारा पानी होता है, लेकिन वह पानी खारा होने के वजह से बहुत सारा पानी होने पर भी वह पानी पीने योग्य नहीं होता। उसी प्रकार कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या फिर धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आ सकता, तो उसका बड़प्पन क्या है? व्यर्थ है, कुछ काम का नहीं है। उसी प्रकार जैसे कि सागर में बहुत सारा पानी होता है और वह बहुत सारा पानी होते हुए भी वह पानी पीने योग्य नहीं होता, और उसी प्रकार समाज में कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या फिर धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आ सकता, तो उसका बड़प्पन क्या है? व्यर्थ है, मतलब कुछ काम का नहीं। जैसे कि सागर में बहुत सारा पानी होता है, लेकिन बहुत सारा पानी होने पर भी वह पानी पीने योग्य नहीं होता। उसी प्रकार समाज में कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आ सकता, तो उसका बड़प्पन क्या है? कुछ काम का नहीं है। तो इस तरह से हमने जो विकास परिहार जी की मन नामक जो पूरक पठन है, मन नामक जो कविता है या फिर मन नामक जो हाइकू है, इसके माध्यम से हमें यहाँ पर 3-3 पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से पिरोया है। और यह जो हमारी कविता है मन, और इस मन कविता की यही अपनी क्या है? विशेषता है। जैसे कि हमने अब वास्तव में इस कविता के जितने भी यहाँ पर पंक्तियाँ दी हुई है और इन पंक्तियों के बारे में हमने सविस्तर रूप से अध्ययन किया, और अध्ययन करते हुए हमें यह ज्ञात हुआ या फिर यह हमें मालूम हुआ कि सही में कि कवि ने इस कविता में 3-3 पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं को सुंदर रूप से पिरोया है, प्रस्तुत किया है, और यही इस कविता की अपनी क्या है? विशेषता है, जो कि हमने वास्तव में इसके बारे में देख ही लिया, क्योंकि हमने सविस्तर रूप से इसका यहाँ पर अध्ययन किया है। सविस्तर रूप से हमने क्या किया है? अध्ययन किया है। तो यहाँ पर जो हमारी मन जो कविता है, यह कविता यहाँ पर पूरी हुई। जैसे कि पिछली बार भी मैंने आपको जो हमने वाह रे हमदर्द नामक जो हास्य व्यंग्य निबंध है, और उस निबंध में दिया हुआ जो एक विषय था, और वह विषय मैंने आपको अध्ययन के लिए दिया था, लेकिन अब तक एक भी लड़की ने वह जो एक्टिविटी थी, वह एक्टिविटी पूरी करके अभी तक यहाँ हमारा जो ग्रुप है उस ग्रुप पर नहीं डाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या लगता है आपको? देखो, यह सब हम आपके लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि जो वक्तृत्व है वह आपका अच्छा हो, इसीलिए हम कोई एक्टिविटीज़ हम आपको यहाँ पर देने का प्रयास करते हैं। अगर आपको यह पसंद नहीं आता हो कि कोई काम आपको हम अगर देते हैं और वह काम अगर आपको पसंद नहीं आता हो, तो आप भी झिझक हमें
जो अपना 10वीं कक्षा का ग्रुप है वहाँ भी तुम हमें बता सकते हो, लेकिन हमें आपको एक्टिविटी देने का यही एक वजह है, कारण है कि आपका जो वक्तृत्व है वह वक्तृत्व बहुत अच्छा हो। बस इतनी ही हमारी क्या है अपेक्षा है। लेकिन आप लोगों का जो रिस्पांस है वह रिस्पांस देखते हुए हमें तो ऐसा ही लगता है कि आपको कोई काम देना आपको अच्छा नहीं लगता हो, ऐसा ही लगता है। अगर फिर भी जो काम मैंने पिछली बार जो हमारा वाह रे हमदर्द नामक जो एक्टिविटी थी उसमें विषय था कि रक्त बैंक के कार्य तथा रक्तदान कार्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करके अपनी कॉपी में लिखिए, और लिखने के बाद इसके बारे में आपको तैयारी करनी थी, और तैयारी करने के बाद वह रिकॉर्डिंग करके या फिर ऑडियो या फिर वीडियो करके हमारा जो ग्रुप था उस ग्रुप पर आपको डालना था, शेयर करना था। लेकिन अब तक एक भी लड़की ने ऐसा काम नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि आपको इस तरह का काम नापसंद है, ऐसा ही मुझे यहाँ पर लग रहा है। देखो, पिछली बार मैंने हमारा जो 10वीं का ग्रुप है उसमें हिंदी और अंग्रेजी, और मुझे लगता है कि पूनम पाटिल मैडम ने भी विज्ञान का जो स्टेट बोर्ड ने, महाराष्ट्र शासन का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें 25% जो आपका सिलेबस है, जो आपका अभ्यासक्रम है वहाँ पर कम कर दिया गया है, और उसकी लिस्ट हमने वहाँ पर अपना जो ग्रुप है वहाँ पर हमने डाली है। तो वह आपको देखना है और आपको ध्यान में भी रखना है, क्योंकि इस पर जो भी लेसन है, पाठ है, कविता है, उस पर आपको आपके इम्तिहान में, एग्ज़ाम में उसके सवाल नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन उस पर जो व्याकरण का भाग है या फिर उपयोजित लेखन है, इसके बारे में लेकिन सवाल इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। लेकिन पाठ पर, कविता पर कोई भी सवाल आपको इम्तिहान में पूछे नहीं जाएंगे, और वह आपको स्वयं अध्ययन के माध्यम से उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, और उस पर आपको इम्तिहान में सवाल नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन कौन से सवाल आपको उस पर जो कटौती हुए जो पाठ है या फिर कविता है, उस पर सिर्फ जो व्याकरण का भाग होता है या फिर उपयोजित लेखन का जो भाग है, उसी पर आपको इम्तिहान में सवाल पूछे जाएंगे, और यह आपको ध्यान में रखना है। और जो पाठ कटौती की गए हैं उसको आपको, आपकी जो नोटबुक है वह उस नोटबुक पर आपको लिख लेना है, क्योंकि सिर्फ इस साल ही वह 25% जो आपका अभ्यासक्रम है, सिलेबस है, वह कम किया है सिर्फ इस साल। क्योंकि हम सभी को मालूम है कि कोविड-19 मतलब कोरोना का जो प्रादुर्भाव है वह दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र शासन ने यह जो कुछ 25% जो सिलेबस है वह सिलेबस कम किया है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद।